आज 5 दिसंबर है, यानी बंगाल में एसआईआर फॉर्म भरने का आखिरी दिन। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ममता बानो ने कहा था कि गोली चल जाए तो चल जाए, हम एसआईआर नहीं होने देंगे, हम वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अभी पता चला कि फिर से डीएम लोगों को दिया गया आदेश कि भैया ये करके दो, और 5 दिसंबर तक उसको चढ़ाना था पोर्टल में। फिर एक महीने सप्ताह का पता नहीं कहीं से मिला है इन लोगों को, लेकिन वो काम भी हो रहा है। बंगाल में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, मशीनी पार्टी है, और ये अभी की जो लीडरशिप है, कहा जाता है कि वो लगभग पिछले 1.5-2 दशकों से लगातार इलेक्शन के ही मोड में रहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। बंगाल पर हम पूरी सीरीज करेंगे, जैसे हमने बिहार पर की थी, बंगाल की टटका खबर नाम से, और वहां से हम अलग अलग लोगों को लाएंगे। लेकिन आज की शुरुआत एक ऐसे अप्रवासी बंगाली से करने में इतना मजा आएगा, जो व्यक्ति माया नगरी में रहते हैं, मूलतः दक्षिण परगना के हैं, काठी बाजार नाम का। और वो जब हमसे बातचीत करेंगे तो और भी परिचय बताएंगे, लेकिन उनकी मूल जो उनका निवास है वो दक्षिण परगना था। फिर वो लोग कुछ दिन कानपुर में भी रहे, और अब ये तो मुंबई कर बन गए हैं। स्वागत कीजिए ऋत्विक चटर्जी जी का। आपका जय बहुत श्री राम। बहुत जय सिया राम। ऋत्विक भाई मुंबई में बच्चों को संगीत की शिक्षा देते हैं, थोड़ा बहुत फिल्मी लाइन में भी हाथ पैर मार ही लिए होंगे, लेते होंगे। हालांकि उस विषय में इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ पूछा नहीं। और इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक मसलों पर बड़ी तीखी टिप्पणियां करते हैं, बड़े तीखे विचार रखते हैं। प्रश्न आपने सुन लिया है ऋत्विक भाई, जी भैया। आप जी प्रश्न भैया। सुन लिया है। तो एक तो एसआईआर, दूसरे बंगाल में चुनाव, 3 चुनाव से लगातार ममता बानो जीत रही हैं। वो कहती हैं मैं आई एम इनविंसिबल, मेरे खिलाफ सारी मशीनरी लगा दो, सब लगा दो। एनआईए के लोग जाते हैं बंगाल में, उनकी पिटाई हो जाती है, उनके ऊपर लोग दौड़ जाते हैं। ऐसे बंगाल में चुनाव आ रहा है। पहली प्रतिक्रिया एक आप्रवासी बंगाली से, बंगाल में चुनाव है। बंगाल में चुनाव है और क्या बोलूं, ये तो नहीं बोल सकता बंगाल में चुनाव है बाहर ही बाहर है। बिहार जैसा तो मतलब होने वाला है नहीं। परिस्थितियां बहुत भयानक हैं और अत्यधिक भयावह हैं। अ, बंगाल में 2024 का जब चुनाव हुआ था व्यालोक भाई, और मैं सभी अपने जितने भी दर्शक हैं उनके उनको उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2023 से मैं बंगाल जा रहा हूं और उससे पहले भी गया हूं। जो परिस्थितियां हैं वहां पर, मतलब आम हिंदू सनातनी बंगालियों की, बहुत खराब है। और जैसे आपने दक्षिण 24 परगना की आपने बात की, वहां की तो परिस्थिति बहुत खराब है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोग तो पैनी जानकारी रखते हैं कि 2208 पोलिंग बूथ पर वहां पर कोई मरा ही नहीं पिछले 23 साल में। किसी की शादी होकर कोई गया नहीं बाहर, किसी की तब्दीली नहीं हुई, माइग्रेशन नहीं हुआ, मतलब 100% रिसीविंग हुई। और वो करते 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 कल रात तक की खबर थी कि 7 पे आ गई वो बूथ। उसके अंदर भैया ज्यादातर जो वो थे, अ, मतलब बूथ की बात की जाए तो वो पुरुलिया और दक्षिण 24 परगना के ही ज्यादातर, और ये मुर्शिदाबाद, जहाँ के ये बड़े ही मतलब लोकप्रिय जो विधायक बाबू है, जो वहां पर बाबर के चहीते के नाम से मस्जिद बनाने की बात अभी भी कह रहे हैं, वहां से आते हैं, तो वो भी शामिल है उसमें। और अभी एसआईआर की प्रक्रिया जस्ट शुरू होने से कुछ दिन पहले मैं गया था कोलकाता। कोलकाता के बारे में ये बताऊंगा कि किस तरह से वो भारत का इस्लामाबाद बनता जा रहा है। बहुत ऐसे पैचेस हैं, भले ही थोक के भाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या भाग रहे हैं,
लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है कोलकाता के अंदर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे किसी सनातनी की। मुर्शिदाबाद तो अपने आप में आज समझ ही लीजिए, मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अगर आप कभी बंगाल गए होंगे, निश्चित तौर पे गए होंगे, तो वहां पर जो गंगा है उसको हुगली या भागीरथी बोला जाता है। और बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जैसे विशाल रूप में माँ गंगा दिखती है वहां। पाट, चौड़े पाट वाली माँ वहाँ हाँ, है। चौड़े पाट वाली माँ है, चाहे वो आप उधर आप नई हाट। हुगली चले हो गए, इधर आ गए तो कलकत्ता हो गया आप। यही तो है, मतलब जी। पूर्व और उधर और हाँ, और मेरा चूंकि भतीजा वहीं रहता है इसलिए मैं जानता हूँ, जाता रहता हूँ। और ये जो आपने पैकेट्स की बात की भाई, वो तो हर एक शहर में है। जहाँ कोई सनातनी जाएगा तो उसके रोंगटे नहीं, वो अपनी असमर्थता पर या तो अपना गला काट लेगा या अगर समर्थ होगा तो कुछ और कर बैठेगा। क्योंकि वहां खुलेआम जो चीजें होती हैं, वह बचपन से अगर कोई संस्कारी हिंदू है, सनातनी है, तो वो कम से कम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी, आप बता रहे थे। तो वहां पे आप चाहे नैहाटी चले जाएं, चाहे आप क्या कहते हैं, काटुआ चले जाएं। नैहाटी की माँ काली, बड़ो बड़ो माँ बोलते हैं उनको, वो बहुत बहुत लोकप्रिय है, लोग दूर दराज से आते हैं उनसे, उनके दर्शन करने के लिए। या आप क्या कहते हैं, इधर मुर्शिदाबाद चले जाओ, उधर टाकी जहां पे मेरे पिताजी का जन्म हुआ था वहां चले जाएं। माँ चौड़े पाट में दिखती है, विस्तृत विशाल दिखती है। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे, मतलब स्ट्रेचेस, ऐसे ऐसे पैचेस, ऐसी ऐसी जगहें हैं, सकरी गलियां हैं कि उन्हें देखकर, मतलब अब मैं इसी तरह से मुर्शिदाबाद में हम लोग घूम रहे थे तो मेरे चहलकदमी करते हुए, तो मेरे दोस्त तो थोड़ा आगे निकल गए, गंगा नदी को देखते देखते मैं किसी गलती से किसी एक छोटी सी सकरी सी अंधी गली में घुस गया। गलती से उसमें मेरे पांव पड़ गए। अब अंदर तो पहुंच गया, जैसे अंदर पहुंचा तो अजीब शक्ल सूरत के लोग मुझे एक टकटकी बांध के घूर घूर के देख रहे थे। और मैं बहुत डरा हुआ था, मैं समझ गया कि मैंने क्या गलती कर दी। उधर मेरे दोस्त लोग शायद क्रॉस करके जिस आश्रम में हम लोग ठहरे हुए थे आगे की तरफ, वहां पर वो लोग पहुंच गए थे या उस रास्ते पे पहुंच गए थे। मैं किसी तरह से, मेरी अखंड प्रार्थना माँ काली की शुरू हो गई, श्री राम की शुरू हो गई, और जहां तक उन लोगों की नजर जा रही थी मुझे ही देख रहे थे। और मेरे गले में रुद्राक्ष था तो वो देखकर समझ गए कि भैया सनातनी है। और बंगाल में तो भाई साहब सेकुलरिज्म अपने चरम पे है, शबाब शबाब पे। किसी तरह से नाम लेते लेते मैं बाहर आ गया। और बाहर आया तो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कौतूहलवश कि भाई तुम कहाँ थे। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने कहा कुछ कहीं नहीं था। लेकिन वहां सामने एक चाय की दुकान वाला था। तो वहां पर एक प्रचलन है भैया, बहुत से लोग दूध की चाय पीते, मैं तो पीता नहीं हूँ, चाय भी छोड़ दी है बहुत दिनों से। तो मैंने कहा मेरे लिए लेबू चाय बनाना है, नहीं क्षमा कीजिएगा, नींबू चाय। नींबू की चाय, तो हाँ। हाँ, काली चाय तो जिसमें नींबू डाल देते हैं, वो जी बिहार में भी बहुत पॉपुलर है। बिहार की जी, बहुत पॉपुलर। एक समय तो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, हम सब सब एक ही एक थे ही ना। था, एक ही था। हाँ जी। तो उस सनातनी चाय वाले ने मुझसे पूछा, बंगाली था, आप उसमें उस गली से निकल आए भाई साहब? तो मैंने उसको बताया, लेकिन मैं घबराया हुआ था। मैंने कहा हाँ निकल आया, मैं आपके चेहरे से बता रहा, बहुत डरे हुए हैं। बोले, हाँ मतलब अजीब किस्म के लोग। मैं भाई साहब, सामान्य दिनों में भी वहां पर कोई गैर मुस्लिम या गैर इस्लामी अंदर जा नहीं सकता है। जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं वो लोग। वो पूरा स्ट्रेच, वो पूरी की पूरी गली बांग्लादेशियों की है। आपको माँ काली ने बचा लिया। ये एकमात्र खाली बेलडांगा या मुर्शिदाबाद में नहीं है। मैं 2023 में भैया सुंदरबन गया था। तो सुंदरबन में क्या हुआ, सुंदरबन का इलाका आप जानते हैं कि कितना पोरस है। वहां पे तो बेड़ाबंदी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है वहां पर। हम्म। और पानी पूरी तरह से खारा है। वहां पर कोई भी आपको घर नहीं मिलेगा जिसका एक ना एक सदस्य जो है जो बाघ का शिकार नहीं हुआ। रॉयल बंगाल टाइगर सभी लोग जानते हैं, वहीं का सबसे फेमस है। और वहां के मगरमच्छ, ये जो बीबीसी वाले चिल्लाते रहते हैं ना
कि दुनिया में सबसे बड़ा मगरमच्छ लोलोंग था, उसको सर पे उठाए फिरते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी नवंबर 2023 की, कि उस पर्टिकुलर जगह से, सुंदरबन से लेकर उड़ीसा के भीतर कनिका तक 24-24 फीट के मगरमच्छ निकलते हैं, और उनसे वहां के इंसानी आबादी को लड़ना पड़ता है। 18-19 फीट का तो मैंने ही देखा था। तो कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे मछली पकड़ने जाते हैं या शहद पकड़ने जाते हैं। एक चीज मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा, दर्शकों की जानकारी और मेरी भी बढ़ाई है कि सुंदरबन में तो ऐसा कोई विकसित, ये लोग तो भाई भुखमरी से बचने के लिए और लूटपाट करने के लिए आते हैं, राइट। सुंदरबन में ये क्यों जा रहे हैं? वहां क्या मिलेगा इनको? सुंदरबन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सुंदरबन में एक तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वो एक सेफ पैसेज टू बंगाल और टू द सर्टेन पूरे भारतवर्ष में है। एक बार वो सुंदरबन पार कर गए तो उसके बाद तो इनके खैर ख्वाह बैठे हुए हैं जो इनको सर पे बैठाएंगे, इनका इनका राशन कार्ड बना देंगे, इनको कट्टे पे जमीन, क्योंकि वहां पे जमीन बहुत सस्ते में मिलती है, तो वो सब मिल जाएगा और फिर उनको पूरा एक्सेस मिल जाएगा संपूर्ण भारतवर्ष में। और दूसरी चीज ये है कि उसमें भी वो जो शहद जो है वहां का, जो बड़ा मशहूर है सुंदरबन का, जो मधु होता है, वो पेड़ों का भी में भी मधु होता है, और वैसे मधुमक्खी का भी मधु होता है बहुत, उसमें भी उनको हिस्सेदारी चाहिए। जबकि उनका सुंदरबन हमारे सुंदरबन से बहुत बड़ा है बांग्लादेश वालों का, तो फिर भी वो लोग आते हैं। क्यों आते हैं? सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर, अब आपने बोल ही दिया, ममता बानो, वो उनको सिर्फ एक तरह से पैसेज भी दे देंगी, उनको 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 अस्थाई अस्थाई, अब समझ लीजिए, शरण भी दे देंगी, और उनका सारा का सारा इलीगल अगर इमिग्रेंट है तो उसको लीगल करने की कोशिश करेंगी। और देश की न्याय व्यवस्था तो ऐसी है कि क्या बोले। तो सबसे बड़ी अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि वहां पर ये एक बात गौर करने की है दर्शकों, कि ये सवाल दिमाग में आ सकता है कि आखिर एसआईआर से ये क्यों भाग रहे हैं, और एसआईआर से क्या होने वाला है, और इसी क्रम में फिर एनआरसी को समझना होगा। तो मैं ऋतुल भाई आपसे भी चाहूंगा कि आप और हम जब बातचीत करें तो इन बिंदुओं के इर्द गिर्द भी बात करें, ताकि ये चीजें लोगों को समझ में आ जाए। एक चीज तो ये समझाइए कि एसआईआर हो रहा है तो ये कंगले जो हैं, कंगलादेशी, ये जी, भाग क्यों रहे हैं? मतलब इसमें तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, डिटेंशन विटेंशन का मामला तो है नहीं भाई। तुम्हारा नाम ममता नहीं है तो क्या, तुम्हारा वोटर आईडी नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ता है, तुम रहो यहीं, फर्क क्या पड़ मम, रहा है? जी, फर्क ये पड़ रहा है व्यालोक भाई, कि ममता बनर्जी ने खुद कुल्हाड़ी पे पांव मार दी ना। उन्होंने कहा ये कि एक अघोषित एनआरसी है, और दूसरी चीज उन्होंने खुद अपने मुंह से जब कह दिया घोषित एनआरसी है, थोड़ा बहुत इनको भी पता चला कि सितंबर में फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन बिल लेकर आई है सरकार। इसको ले आने के चक्कर में, और इनके दिमाग में, अब खबरें तो जंगल की आग की तरह फैलती है, सोशल मीडिया है, अब योगी बाबा डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। अब इनके मन में ये डर है, और सबसे ज्यादा लोग उधर से ही भाग रहे सुंदरबन से, और साउथ लेकिन 24 परगना। एक चीज और भी इसमें, कि ये जो भाग रहे हैं भाई, तुम्हारा राशन कार्ड ममता बानो की दया से बना ही हुआ है, तुम्हारा आधार बना ही हुआ है, सब चीज तो बना ही हुआ है, तुम लोग तो नौकरी तक पा जा रहे हो। बिहार में एक बांग्लादेशी बाकायदा टीचर बन गए, बहुत दिनों तक काम कर रही थी, फिर अभी उसका पता चला तो 20-22 साल से वैसे हुआ है, वो हाँ, वो वहां तो ऐसे। बैठे। क्योंकि बंगाल से निकल के कहाँ जाएंगे, झारखंड में जाएंगे। झारखंड क्या है भाई, बिहार था। फिर अभी झारखंड तो अभी लेटेस्ट सबसे लेट तो वही अलग हुआ है, पहले उड़ीसा से हम लोग अलग हुए, नहीं, बंगाल से पहले उड़ीसा और हम अलग हुए, बिहार, फिर झारखंड अलग जी, हुआ है। तो कहने का मतलब ये है नहीं, कि भाई ये भागा भागी क्यों हो रही है एसआईआर को लेके, इस पर थोड़ा आप समझाएं। और दूसरे, क्या मोदी सरकार ने, ये जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, 5 करोड़ घुसपैठियों की है, एक दो आदमी नहीं। तो क्या मोदी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये समस्या की मूल पर, जड़ पर ही प्रहार कर दिया है? जी। लगता तो है व्यालोक भाई, लेकिन व्यापक, बहुत व्यापक समस्या है।
अभी आप देखिए कि जो एफआईआर हो रहा है उसमें एक उत्तर या दक्षिण दिनाजपुर का एक केस है, मेरे भी दोस्त मुझे बताते हैं डरते डरते, वहां पे एक व्यक्ति का पूरा मतलब सामने आया कि उस व्यक्ति के उस महानुभाव के 15 बच्चे निकले। अब 15वीं जो उसकी संतान है वो लड़की है, उसकी उम्र है 17 साल, और जो उसकी पहली संतान है वो लड़का है, उसकी उम्र है 60 साल। इतना लंबा गैप। और उसके बाद जो पिताजी हैं उनकी उम्र 61 साल। यानी बाप और बड़े बेटे के बीच में 1 साल का फर्क, और माँ जो है अपने बड़े बेटे से 2 साल छोटी है। तो इस तरह के बहुत तेरे मतलब उदाहरण है वहां पर। ये तो एक हो गया। एक सज्जन के 15-15 पिताजी, 12-12 माँ निकल रही, वो भी गंगा जमनी तहजीब लेकर, 3 हिंदू 4 मुस्लिम इस तरह से। और मतलब एक जगह तो ऐसा हो गया कि एक महिला के पिता, पुत्र, पति और ससुर, चारों की उम्र एक, और महिला की भी उम्र एक। तो ये सब चीजें जो है, और इसीलिए आपको बताऊं वो बीएलओज, ये जो 2208 जो धांधली हुई इस पोलिंग बूथ पे, फिर से उस पे जांच के आदेश दे दिए, तो जब वो घटना शुरू हुआ। तो ये किया तो है, लेकिन अगर आपको वहां पे सही से एसआईआर की प्रक्रिया को करवाना है तो आपको वहां पे सेंट्रल फोर्सेस की तादाद बहुत बढ़ानी पड़ेगी, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बिना प्रेसिडेंट रूल लगाए किया इस काम को, तो ये 70% तक आपका सक्सेस जाएगा, 70% तक आपकी सफलता। अगर आप जीत भी गए तो पोस्ट पोल इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस जबरदस्त होगा 2021 से ज्यादा, और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। अगर अभी आप, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, निप इन द बड कर देते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाकर उसको एक्सटेंड करवा देते हैं, और फिर आप उसका एसआईआर का प्रोसेस कराते हैं, तो सारे निकल जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल से कम 2 से 2.5 करोड़ निकलेंगे, कम से कम। और पूरे भारतवर्ष में 5 नहीं भैया, 8 से 10 करोड़ है। आपने जैसे बिहार का उदाहरण दिया, हाँ उसी तरह से हाँ देहरादून में एक लड़की निकली है, बांग्लादेशी। हाँ, तो सबसे ज्यादा तो भाई बंगाल और असम में ही है ना। ये जितने आरामखोर हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब के सब तो सबसे ज्यादा बंगाल और असम में ही है। फिर बॉर्डर चूंकि हमसे मिला हुआ है, बंगाल का भी, झारखंड का भी, तो और यूपी का भी, तो सब इधर उधर है, बोलचाल है। अब सबसे ज्यादा रोहिंग्या तो साले जाके बस गए हैं जम्मू में, तो हाँ। उसका क्या कर सकते हैं अब। और और सब आपने प्रॉब्लम जैसे, ये है, देखिए मैं इसलिए मूल इसकी बात कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको डंडों से किया जाएगा तो इनकी संख्या इतनी है कि आप उतने डंडे नहीं ला पाओगे। दूसरे, आपके अपने देश में एक ऐसी जमात खड़ी हो जाएगी। अभी भी तो भाई हमारे देश में हमारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं, 12 याचिकाएं हैं जो एक साथ संबद्ध हुई हैं और उनकी सुनवाई चल रही है। ब्लडी 20 रोहिंग्या और 20 बांग्लादेशी। मतलब हमारा देश क्या है हमारा। मैं तो इस पर आश्चर्य करता हूँ ऋत्विक भाई कि ये हम लोग अभी तक हिंद महासागर में डूबे क्यों नहीं। क्योंकि बिल्कुल 80% जनता को तो कुछ मतलब नहीं है। जिन 20% को थोड़ा बहुत मतलब है, उसमें अधिकांश तो मतलब कैसे चल रहा है देश भगवान जाने। मतलब कभी कभार बड़ी निराशा की स्थिति होती है, क्योंकि आपके सामने 8 करोड़ जिहादी बढ़ गए। 8 करोड़ लोग, आपका संसाधन, आप पहले से इतने गरीब हैं, नेताओं की वही हालत है, तो खैर हम लोग ये हो जाएंगे। तो आप मानते हैं कि समस्या का थोड़ा मूल, और लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए बहुत अभी क्या उम्दा कारण भी तो नहीं है ऐसे किसी। आपने एक बार लगाया था, आप जल चुके हैं। उसके बाद से मोदी गवर्नमेंट इसका प्रयोग नहीं कर रही है, और ठीक ही है, नहीं करना चाहिए। क्यों आप राष्ट्रपति शासन क्यों लगाना चाहिए लेकिन भाई। लेकिन सेंट्रल लेकिन फोर्सेज बढ़ाइए, सेंट्रल हाँ, फोर्सेज सेंट्रल फोर्सेस बढ़ाइए। बढ़ाई। लेकिन आपको मैं इधर बता देता हूं कि दीदी आपको मौका देंगी राष्ट्रपति शासन लगाने का, क्योंकि वो बौखलाई तो हुई है। वो कल देंगी ही उसने, भाई। और आपको क्या लगता है कि अमित शाह जो गर्जना कर रहे हैं, मैंने संसद के बाहर पहली बार मोदी को तुम कहते हुए कहा विरोधियों को। ये बात पता नहीं कितने लोगों ने गौर की या नहीं, लेकिन मोदी के मुंह से मैंने आज तक किसी के लिए तुम नहीं सुना था।
जैसे वो परोक्ष का भी बोलते थे तो कहते थे कि आप करते हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आप में। लेकिन इस बार उन्होंने करते हो, तुम लोग देश के खिलाफ जाके खड़े हो गए हो, ऐसी बातें बोली। तो आपको लगता है कि ये लोग तो जाने देंगे इतनी आसानी से? लेकिन नहीं, खैर वही तो। देखिए, हमारे साथ में थोड़ा सा समय का संकट होता है। तो ये दर्शकों हमारी इंट्रोडक्टरी चर्चा है, और हमने ऋत्विक जी को फंसा लिया है कि हम कम से कम सप्ताह में 2 बार जी आपके पास आएंगे। अभी मैं केवल दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ, अभी हम लोग सब, अभी आपको अंतिम के 3-4 मिनट मिलेंगे जिसमें आप ही को बोलना है। तो दर्शकों, हम बंगाल पर हर एक आयाम पर बात करेंगे, इसीलिए इस इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट में हो सकता है आपको लगे कि असंबद्ध बातें हमने की हैं, लेकिन उन सभी में आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है। ऋत्विक भाई, ये सूचना मैंने दे दी है। अब आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, उसमें विस्तार से बताएं कि आप इस पूरे मसले को कैसे कंक्लूड किया जाए, क्या समझा जाए, और आगे हम लोग देखिए किन किन विषयों पर बात करेंगे, क्या कर सकते हैं। देखिए सुंदरवन के बारे में मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा। इस दौरान मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं, रोमिला थापड़ और इरफान हबीब जैसे और दूसरे भी जो भी हुए हैं, उनको मैं इतिहासकार नहीं मानता हूं। आज तो खैर वो प्रताप भानु मेहता जी ने भी कह दिया है कि क्या किया गया था, आपने भी पढ़ लिया होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरबन में क्यों आसान है इन लोगों का घुसपैठ करना, और नहीं, मैं वहां के आप लोगों को। एक सेकंड बस ये बताऊं कि मैं तो इनफैक्ट प्रताप भानु मेहता को भी अब नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं जेएनयू से पढ़ा हूं। जी पता है। तो वहाँ सेंटर फॉर लॉ एंड गवर्नेंस सब खुला ही था, तो प्रताप भानु मेहता वहाँ पढ़ाते थे। एक आध लेक्चर वगैरह मैंने सुने थे, तो मुझे एकेडमिकली बहुत विराट जैसा कुछ नहीं लगा था, बहुत ठीक ठाक। और उसके बाद जब मैंने उनका लेखन देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई एक तरह से। तो तो इसलिए उन्हीं मैं के उनको नहीं पढ़ता हूँ कि वो बहुत। और ये लोग तो, इनको तो मैं उपन्यासकार कहता हूँ, ये जितने नाम आपने लिए, ये लोगों ने अच्छा उपन्यास लिखा है, बहुत मनोरंजक है। जी। जी, तो मैं वही कह रहा हूं कि उन्हीं की बिरादरी से आने वाले इन्होंने तो खुलासा तो कर ही दिया है कि ऐसा हुआ था। तो मैं आपको बताऊंगा कि बंगाल क्यों सनातनी है, और बेचारे सुंदरबन के जो हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, कितनी कठिनाई कितनी गरीबी में रहते हैं, और वहां से बांग्लादेशियों का अंदर आना क्यों आसान है, क्यों बेड़ाबंदी नहीं हो सकती। बीएसएफ अगर आप बढ़ा भी दें तो फिर भी वो आप उसको पूर्ण रूप से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नदी नदी का इलाका है और बहुत पोरस है, बहुत मतलब स्थितियां वहां की खराब है, यहाँ तक कि अस्पताल तक नहीं है। आपको पानी के रास्ते से जाना पड़ता है, किसी को प्रसव पीड़ा होती, कितनी महिलाएं प्रसव की पीड़ा में मर जाती हैं। 3-3 घंटे आपको लॉन्च में रहना पड़ता है, इस तरह की परेशानियां हैं उस जगह पे। बरसात के समय पर नर्क होता है सुंदरबन, दुनिया के सबसे जहरीले सांप वहां पे निकलते हैं, दुनिया के लोगों को पता भी नहीं होगा। और मगरमच्छ और आपके इसका तो रॉयल बंगाल टाइगर का आतंक तो है ही है। बहुत गरीबी है क्या वहां पर। कहते हैं बाघ को, क्या कहते हैं? जी। रॉयल बंगाल बाघ को, टाइगर और भी कहते हैं क्या? हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर उसी को कहते हैं। हाँ हाँ, उसको कुछ और भी कहते हैं बंगाली में। क्या बोलेंगे उसको, नहीं उसको रॉयल बंगाल ही कहते हैं शायद से। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैं नहीं, मुझे ठीक है। हाँ तो फिर, तो सुंदरबन तो खैर उसकी गरीबी की कहानियां तो हम और सब लोगों ने। उसी को यूनेस्को ने मजा देखी, उसी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। दार्जिलिंग जैसी जगह पे जहां पे वो टॉय ट्रेन चलती, जहां पे सड़कें इतनी खराब हैं, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। इनकी 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 सोच देखिए आप। जहां पे हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है उसको वो लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं डिक्लेयर करते, जहां गरीबी है निर्धनता है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये तो उनका व्हाइट मैन बर्डन सिंड्रोम है ना ब्रो, कि वो जी। उनके मुताबिक तो भाई वो हम पर शासन करने, अब अंग्रेजों का तो मुगालता है, और उनके नाजायज बेटों का, नाजायज औलादों का भी ये मानना है ना कि अंग्रेजों ने हमको भारत बना के दिया। इन हरामखोर अंग्रेजों की औकात थी कि ये भारत बना देते।
तो इन्हीं के नाजायज बेटे बेटियां बोलते रहते हैं ना कि भारत को 26 राष्ट्रों का समूह था, अंग्रेज नहीं थे तो ये था, तो 500। अरे भाई, तुम लोगों को मॉडर्न नेशन स्टेट और राष्ट्र का अगर फर्क नहीं पता है तो तुमको क्या बताया जाए। तो तुम तो मतलब अनपढ़ लोग हो। तुम्हें देश का पता नहीं कि देश का क्या मतलब होता है, तुम्हें राष्ट्र का पता नहीं कि क्या मतलब होता है। तुम नेशन स्टेट की तुमने एक परिभाषा रख ली, तुम्हारे हिसाब से 200 साल से जो तुम पढ़ रहे हो वही ज्ञान है। तो ऐसा नहीं होता है। 200 या मान लो 500 साल, यार तुम कहोगे कि नहीं जी हम तो इतने। पुनर्जागरण तुम्हारा कब हुआ है? तो कॉल्ड रेनेसां यूरोप का 500 600 साल हुए हैं उसको? नहीं हुए हैं भाई। 1500 1600 ईस्वी में तो तुम्हारा पुनर्जागरण हुआ है। उससे पहले तो तुम औरतों को जला रहे थे डाइन कह के और क्या क्या कर। पक्का। और वेस्टर्न यूरोप की तो यही कहानी है। से बांध रहे थे। सभ्यता के स्तर पर अगर देखो तो तुमको 200 साल पहले तक नहाने की तमीज नहीं थी। वर्साई के राजमहल इसका सबूत है। तुम लोगों के मुहावरे, थ्रोइंग द चाइल्ड विद द वाटर, है, ये मुहावरा कहाँ से आया? तुम्हारा बाथ टब कहाँ से आया? नहाने में जो पहले नहाएगा वो बड़ा आदमी होगा, ये सब रवायतें कहाँ से आई यार? और तुम हमें सभ्यता सिखाते हो, क्या बात करते हो यार? इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? विडंबना भी मर जाएगी। तो ऋतु भाई, आपका मैंने बहुत समय खा लिया बीच नहीं, बीच में, तो आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें प्लीज। जी। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कल तमिलनाडु में हिंदू भाइयों पर लाठी चलवाई गई, सिर्फ दीप प्रज्वलन करना चाहते थे और कोर्ट से ऑर्डर था, उसके बावजूद भी उनको जलाने नहीं दिया गया। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है ऐसे। और कल खाली मतलब मदुरई में ही ऐसा नहीं हुआ, डिंडीगुल में भी ऐसा हुआ, लेकिन तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती जब सनातनी आवाज उठाता। तो हम बंगाल में टिके रहे, लेकिन कभी कभी बंगाल से उठकर हमारी नजर, क्योंकि मैं उस तरह का बंगाली नहीं हूं ना, नहीं हमारे ठीक है। हम अभी चुनाव तक बंगाल विशेष चलाएंगे, उसके अलावा हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु हमारी नजरों से, वो जी तथाकथित बिल्कुल। धारा की मीडिया से चूकेगा, हमारी नजरों से नहीं चूकेगा। और और उस पर अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा किसी एक अंक में कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं, उनके विचार कैसे बदले। और ये जो हमारे भद्र लोग हैं, ये बीफ हाँ, ईटिंग वाले, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। बहुत नजदीक से जानता हूं इन लोगों को। ठीक है ऋतुक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों श्रोताओं, गालोक पानी को जितना प्रेम और स्नेह आप दे रहे हैं, प्लीज देते रहें। आपके स्नेह रस में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है साहब। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और इसी तरह हम लोग आपको अच्छी अच्छी सामग्री देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम। हाँ, तो